सुवर्णगढ़ का महल अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए जाना जाता था। राजा वीरेंद्र अपने न्यायप्रिय स्वभाव और रानी काव्या अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय थे। एक दिन महल के पुराने हिस्से में एक पुराना संदूक खोजा गया। यह संदूक समय की मार झेल चुका था और धूल से ढका हुआ था। जब राजा और रानी ने संदूक खोला तो उसमें से एक पुराना नक्शा और पत्र निकला। पत्र में लिखा था, यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों ने अपने राज्य को अजेय बनाने के लिए संजोकर रखा था, परंतु इसे सुरक्षित रखने के लिए इसे तमस वन के भीतर छुपा दिया गया। केवल सच्चे राजा और रानी ही इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सावधान, यह यात्रा तुम्हारी परख लेगी। रानी काव्या ने नक्शे का अध्ययन किया। वह नक्शा तमस वन की ओर इशारा कर रहा था, जो अपने खतरनाक जीवों और रहस्यमय घटनाओं के लिए कुख्यात था। राजा वीरेंद्र ने निर्णय लिया कि वे इस यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि खजाना राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। राजा और रानी ने अपने भरोसेमंद योद्धाओं सेनापति अरुण और विदुषी साध्वी मीरा के साथ यात्रा शुरू की। तमस वन के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि जंगल में कुछ अलग ही वातावरण था। पक्षियों की आवाजें खामोश थीं और हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जंगल में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उन्हें एक विशैली नदी का सामना करना पड़ा। नदी इतनी चौड़ी थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी रानी काव्या ने पास के पेड़ों से एक अस्थायी नाव बनाने का सुझाव दिया। सेनापति अरुण और राजा वीरेंद्र ने मिलकर नाव तैयार की, लेकिन जैसे ही वे नदी पार कर रहे थे, नदी के अंदर से एक विशाल मगरमच्छ ने हमला कर दिया। राजा वीरेंद्र ने तलवार से मगरमच्छ से लड़ाई की और उसे हराकर सभी को सुरक्षित नदी पार कराई। यह उनके साहस और सूझबूझ की पहली परीक्षा थी। नदी पार करने के बाद राजा और रानी अपने दल के साथ गहराई में बढ़ते गए। जंगल की हवा में अजीब सा सन्नाटा था। हर तरफ घने पेड़ों की दीवारें और झाड़ियों के बीच सरसराहट होती रही। अचानक एक आदमी उनकी राह में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान और घबराहट से भरा था। मेरा नाम धीरज है, उसने कहा। मैं एक व्यापारी हूं। मैं गलती से इस जंगल में भटक गया था। कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। राजा वीरेंद्र ने उसे सहानुभूतिपूर्वक देखा, लेकिन सेनापति अरुण ने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, इस पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। यह जंगल में जीवित कैसे बचा होगा? रानी काव्या ने भी सतर्क दृष्टि से धीरज का निरीक्षण किया, लेकिन मानवता के नाते राजा ने उसे अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। खजाने के बारे में बात करना शुरू किया। वह जानता था कि राजा और रानी खजाने की तलाश में थे। उसने कहा, मैंने इस जंगल के अंदर कुछ अद्भुत संरचनाएं देखी हैं। शायद मैं आपको सही दिशा दिखा सकता हूं। उसकी बातों ने रानी को चिंतित कर दिया। यह व्यक्ति यहां पहले से ही है और खजाने के बारे में इतनी जानकारी रखता है। कहीं यह दुश्मन का जासूस तो नहीं? उन्होंने राजा से कहा। राजा ने जवाब दिया, ध्यान रखें काव्या, हम उस पर नजर रखेंगे। रात के समय जब दल आराम कर रहा था, रानी ने महसूस किया कि धीरज कहीं गायब है। वह तुरंत राजा और सेनापति को जगाती है। सभी ने उसे ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि धीरज नक्शे की प्रति बना रहा था और किसी पक्षी को संदेश भेजने की कोशिश कर रहा था। रुको, राजा ने तलवार खींचते हुए कहा। धीरज चौंक गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सेनापति अरुण ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि वह दुश्मन राज्य के राजा का जासूस था और खजाने की जानकारी अपने मालिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, रानी ने क्रोधित होकर कहा, लेकिन अब हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे। राजा वीरेंद्र ने उसे जंगल में अकेला छोड़ने का निर्णय लिया। धीरज के पकड़े जाने से पता चला कि दुश्मन राज्य को भी खजाने की जानकारी मिल चुकी थी। इससे राजा और रानी की चिंता बढ़ गई। अब उन्हें तेजी से आगे बढ़ना था, क्योंकि दुश्मन की सेना भी खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जंगल के अगले हिस्से में उन्हें एक विशाल चट्टान दिखाई दी। नक्शे के अनुसार चट्टान के पीछे एक गुप्त दरवाजा होना चाहिए था, लेकिन चट्टान पर कोई दरवाजा नहीं दिख रहा था। तभी रानी ने चट्टान के नीचे कुछ अजीब चिन्ह देखे। यहां कुछ लिखा हुआ है, रानी ने कहा। चिन्हों को पढ़ने पर पता चला कि दरवाजा तभी खुलेगा जब सही मंत्र बोला जाएगा। राजा और रानी ने मंत्र को दोहराया और चट्टान में दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर का रास्ता संकरा और अंधकारमय था। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर अजीब आकृतियां और संकेत बने हुए थे। यह खजाने तक पहुंचने का अंतिम चरण था, लेकिन यहां उनका सामना सबसे बड़ी चुनौतियों से होने वाला था।
दरवाजे के भीतर का रास्ता एक सुरंग की ओर ले गया जो अंधकार से भरी थी। राजा ने अपनी मशाल जलाई और सुरंग की दीवारों पर उकेरी गई रहस्यमय चित्रों ने उनकी आंखों को चौंधिया दिया। ये चित्र युद्ध, खजाने और राक्षसों की कहानियां बयां कर रहे थे। यह सुरंग केवल एक साधारण रास्ता नहीं है, रानी काव्या ने कहा। यह हमारी परीक्षा लेगी। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सेनापति अरुण ने सहमति में सिर हिलाया। हम तैयार हैं महाराज, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलते ही गुफा की दीवारें अचानक हरकत करने लगी। ऐसा लगा जैसे वे जीवित हो। दीवारों पर उभरती आकृतियों ने बोलना शुरू किया। यदि खजाने की चाह है तो तुम्हें उत्तर देना होगा। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन केवल बुद्धिमान ही इसे पार कर सकता है। तभी 3 सवाल दीवार पर उभर आए। 1. ऐसी चीज क्या है जो दिन में छुप जाती है और रात में चमकती है? दूसरी, वह कौन सी वस्तु है जो जितनी काटी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है? 3. ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आवाज किए गिरती है लेकिन बड़ी तबाही मचाती है? पहला सवाल, रानी ने तुरंत जवाब दिया, तारे। दूसरा सवाल, राजा ने कहा, यह दिमाग है, इसे जितना ज्ञान से भरते हैं यह उतना ही बढ़ता है। तीसरा सवाल, सेनापति अरुण ने कहा, यह छाया है। जैसे ही उत्तर सही साबित हुए, दीवारें स्थिर हो गईं और आगे का रास्ता खुल गया। आगे बढ़ते ही वे एक बड़े कुंड के पास पहुंचे। इस कुंड का पानी हरे रंग का था और उससे जहरीली गंध आ रही थी। रास्ता पार करने के लिए उन्हें कुंड को पार करना था, लेकिन कोई पुल या नाव वहां नहीं थी। तभी साध्वी मीरा ने कुंड के पास एक शिलालेख पढ़ा। सत्य का भार कुंड पर डालो और रास्ता प्रकट होगा। सत्य का भार, इसका क्या मतलब है? राजा ने पूछा। रानी ने एक पल सोचा और कहा, यह हमारे मन का सत्य है। हमें अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। उन्होंने अपनी तलवार कुंड के पास रख दी और सेनापति अरुण ने भी अपनी ढाल रखी। तभी कुंड के ऊपर एक अदृश्य पुल प्रकट हो गया। दल ने सावधानी पूर्वक पुल पार किया, लेकिन हर कदम पर उनकी निष्ठा और संयम की परीक्षा हो रही थी। गुफा के अगले हिस्से में प्रवेश करते ही एक मायावी राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आवाज गुफा में गूंजने लगी, तुम खजाने के बहुत करीब हो, लेकिन तुम्हारा साहस और विश्वास यहां समाप्त हो सकता है। मुझे हराने के लिए केवल बल नहीं, बल्कि चातुर्य चाहिए। राक्षस ने राजा पर हमला किया। राजा वीरेंद्र ने अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राक्षस गायब हो गया। यह हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, रानी ने कहा। हमें इसे मानसिक रूप से हराना होगा। रानी ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए राक्षस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताने को मजबूर किया। राक्षस ने अनजाने में अपनी कमजोरी उजागर कर दी। वह केवल सत्य के प्रकाश से हार सकता था। साध्वी मीरा ने मंत्रोच्चार करके गुफा में प्रकाश फैलाया। राक्षस चीखते हुए गायब हो गया और गुफा के अंत में एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। इस द्वार के पीछे खजाना था, लेकिन राजा और रानी जानते थे कि यह उनकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा होगी। गुफा के विशाल द्वार के पास पहुंचते ही राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने महसूस किया कि हवा में बदलाव हो रहा है। ऐसा लगा जैसे उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। द्वार पर एक शिलालेख उकेरा हुआ था, खजाना उसी का है जो लोभ को त्याग दे। सत्य, साहस और न्याय की राह पर चलने वाला ही इसे पा सकता है, अन्यथा विनाश अवश्यंभावी है। यह हमारी अंतिम परीक्षा होगी, रानी ने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही राजा ने दरवाजे को धकेला, गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। उनके सामने एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। वह एक प्राचीन योद्धा की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में आग और आवाज में गूंज थी। मैं इस खजाने का रखवाला हूं, उसने गरजते हुए कहा। तुम्हें इसे प्राप्त करने का हक है या नहीं, यह मैं तय करूंगा। राजा वीरेंद्र ने निडर होकर कहा, हम खजाने को स्वार्थ के लिए नहीं, अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए चाहते हैं। रखवाला मुस्कुराया, तुम्हारी बातें प्रभावशाली हैं, लेकिन शब्दों से ज्यादा तुम्हारे कर्म तय करेंगे। मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि असफल हुए तो यहीं खत्म हो जाओगे। रखवाला ने उन्हें एक दर्पण दिखाया। इस दर्पण में अपना भविष्य देखो। जो इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करेगा, वह इस खजाने के योग्य नहीं है। दर्पण में राजा ने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली देखा। एक पल के लिए उन्होंने खुद को सबसे महान राजा के रूप में देखा, लेकिन फिर उन्होंने रानी और प्रजा के मुस्कुराते चेहरों पर ध्यान केंद्रित किया। यह खजाना केवल राज्य की भलाई के लिए है, मेरा गौरव इसके सामने कोई महत्व नहीं रखता, राजा ने दृढ़ता से कहा। रखवाला ने सिर हिलाया। पहली परीक्षा पार कर ली। अचानक गुफा में अंधकार छा गया। रानी काव्या और सेनापति अरुण को लगा जैसे वे एक गहरी खाई के किनारे खड़े हैं।
एक भयावह आवाज गूंजने लगी, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारे सामने है, इसे पहचानो और परास्त करो। राजा ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को देखा, अपने लोगों की रक्षा न कर पाने का भय। रानी ने देखा कि उनकी बुद्धिमत्ता को विफलता में बदलने का डर उन्हें घेर रहा था। भय का सामना करना ही उसकी हार है। रानी ने साहसपूर्वक कहा, हम इसे स्वीकारते हैं, लेकिन इसे हमें रोकने नहीं देंगे। अंधकार छौंट गया। रखवाला ने फिर कहा, तुमने भय को परास्त किया, दूसरी परीक्षा समाप्त हुई। अंत में रखवाला ने खजाने का दरवाजा खोला। भीतर सोने के सिक्के, रत्न और एक चमचमाती मणि रखी थी, लेकिन खजाने के पास 2 जीवित प्राणी कैद थे। एक वृद्ध महिला जिसने खजाने के बारे में दुश्मन को बताया था। 2 एक जवान लड़का जो दुश्मन के जासूस के रूप में काम कर रहा था। रखवाला ने कहा, इनमें से एक को दंडित करो और दूसरे को मुक्त करो, लेकिन तुम्हारा निर्णय तुम्हारे चरित्र को परखेगा। राजा और रानी ने आपस में चर्चा की। महिला ने जो किया वह अपने परिवार की भलाई के लिए किया, रानी ने कहा, उसे माफ कर देना चाहिए। लड़के ने दुश्मन के लिए काम किया, लेकिन वह मजबूर था, उसे भी दूसरा मौका मिलना चाहिए, राजा ने कहा। उन्होंने रखवाले से कहा, हम किसी को दंडित नहीं करेंगे, हम न्याय और दया के साथ राज्य चलाते हैं। रखवाला प्रसन्न हुआ, तुमने लोभ, भय और न्याय की कसौटी पर खरा उतरकर साबित कर दिया कि तुम इस खजाने के योग्य हो। यह खजाना अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए होना चाहिए। जैसे ही राजा और रानी ने मणि को उठाया, गुफा में रोशनी भर गई और सभी बाधाएं समाप्त हो गईं। उन्होंने खजाने को लेकर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। रानी को एहसास हुआ कि उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही उन्होंने गुफा से बाहर निकलने का प्रयास किया, गुफा में अचानक तेज कंपन होने लगा। दीवारों से पत्थर गिरने लगे और ऐसा लगा जैसे गुफा बंद हो रही हो। यह समय की सीमा है, रखवाले की आवाज फिर गूंज उठी। तुम्हें इस खजाने को सही समय पर सुरक्षित बाहर ले जाना होगा, वरना यह हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएगा। हमें जल्दी करनी होगी, राजा वीरेंद्र ने कहा। जैसे ही दल गुफा से बाहर निकलने की ओर बढ़ा, उन्होंने पाया कि रास्ता वैसा नहीं था जैसा वे अंदर आए थे। गुफा का मार्ग पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां पत्थरों का जाल और तीखे मोड़ थे। पहली बाधा, एक संकरी जगह पर रास्ता पत्थरों से ढका हुआ था। सेनापति अरुण ने अपनी ताकत लगाकर पत्थर हटाने शुरू किए, लेकिन गुफा की छत से लगातार पत्थर गिर रहे थे। रानी काव्या ने तेजी से रास्ता दिखाने के लिए नक्शे का सहारा लिया। यहां बाएं मुड़ो, उन्होंने चिल्लाया। उनकी सूझबूझ के कारण रास्ता साफ हो गया। आगे बढ़ते ही दल ने महसूस किया कि हवा जहरीली हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो गया था। साध्वी मीरा ने एक औषधि का इस्तेमाल कर सभी को अस्थायी सुरक्षा प्रदान की, लेकिन रास्ते में एक गहरा खड्ड आ गया। राजा ने अपने सैनिकों से रस्सियों का इस्तेमाल करने को कहा। हम इसे पार कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से, राजा ने आदेश दिया। सभी ने एक दूसरे की मदद से खड्ड को पार किया, लेकिन गुफा का कंपन और तेज हो रहा था। गुफा के बाहर का रास्ता दिखने लगा, लेकिन अंतिम मार्ग के बीच में एक गहरी खाई थी। इसके पार केवल एक पतला और कमजोर पुल था। यह हमारे धैर्य और विश्वास की अंतिम परीक्षा है, रानी ने कहा। हमें सावधानी और आत्मविश्वास के साथ इसे पार करना होगा। राजा वीरेंद्र सबसे पहले पुल पर चले। पुल चरमराने लगा, लेकिन उनके साहस ने उन्हें पार करा दिया। रानी, सेनापति और साध्वी ने भी हिम्मत जुटाकर इसे पार किया, लेकिन गुफा का कंपन और तेज हो गया। उन्होंने देखा कि अंतिम व्यक्ति, सेनापति अरुण, पुल पार करने की कोशिश में पीछे रह गया। पुल लगभग गिरने वाला था। राजा ने अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पर वापसी की और सेनापति को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही सभी गुफा से बाहर निकले, उनके पीछे गुफा पूरी तरह ध्वस्त हो गई। दल थकावट से भर गया था, लेकिन उनके चेहरों पर विजय की चमक थी। खजाना अब उनके पास था। यह खजाना केवल एक वस्तु नहीं है, रानी काव्या ने कहा। यह हमारी निष्ठा, बुद्धिमानी और साहस की जीत का प्रतीक है। अब खजाने को लेकर उन्हें दुश्मनों और राज्य के भीतर छुपे खतरों का सामना करना था। क्या वे इसे सुरक्षित अपने राज्य तक ले जा पाएंगे? जंग गुफा से खजाना सुरक्षित निकालने के बाद राजा वीरेंद्र, रानी काव्या और उनके साथी राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि असली चुनौती अभी बाकी थी। दुश्मन राज्य को भी खजाने की खबर मिल चुकी थी और वे रास्ते में घात लगाकर उनका इंतजार कर रहे थे। जंगल के बाहर आते ही राजा वीरेंद्र ने अपने सेनापति अरुण से कहा, हमें अपने हर कदम पर सतर्क रहना होगा। दुश्मन किसी भी पल हमला कर सकते हैं। दल ने खजाने को 4 गाड़ियों में बांधा और चारों ओर सशस्त्र सैनिकों का घेरा बना दिया।
रानी काव्या ने रास्ते के नक्शे का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सबसे छोटा मार्ग एक संकरे घाट से होकर गुजरता है, जो दुश्मनों के लिए आदर्श घात लगाने की जगह हो सकती थी। हमें इस मार्ग से नहीं जाना चाहिए, रानी ने सुझाव दिया। यहां हमला होने की संभावना अधिक है। लेकिन दूसरा मार्ग लंबा और मुश्किल भरा है, सेनापति अरुण ने कहा। राजा वीरेंद्र ने सोचा और फैसला किया, हम दुश्मन की अपेक्षाओं को तोड़ेंगे, दूसरा मार्ग ही चुनते हैं। जैसे ही दल दूसरे मार्ग पर बढ़ा, दुश्मनों ने अचानक एक पहाड़ी पर से हमला किया। तीरों की बौछार और विस्फोटक पत्थरों के गिरने से स्थिति गंभीर हो गई। रक्षात्मक स्थिति लो, सेनापति अरुण ने चिल्लाया। सैनिकों ने तुरंत अपनी ढालें तान लीं और खजाने की गाड़ियों को बचाने में लग गए। राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने भी अपने धनुष उठाए। रानी ने अपनी अचूक निशानेबाजी से दुश्मनों के प्रमुख तीरंदाजों को गिरा दिया। राजा वीरेंद्र ने तलवार लेकर आगे बढ़ते हुए दुश्मनों की पंक्ति को तोड़ दिया। दुश्मनों की रणनीति बिखर रही है, साध्वी मीरा ने कहा। हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। हमला विफल होने के बाद दुश्मन पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने एक चालाकी भरा जाल बिछाया। दल के रास्ते में एक झूठा खजाना रखा गया था, जो दिखने में असली जैसा लग रहा था। यह असली खजाना हो सकता है, सैनिकों में से एक ने कहा। नहीं, रानी ने तुरंत सतर्क किया। यह दुश्मन की चाल है। उन्होंने नकली खजाने को छोड़कर अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी दूर जाते ही उन्होंने देखा कि दुश्मन इसी जाल में फंसने की उम्मीद में घात लगाकर बैठे थे। राज्य की सीमा से कुछ ही दूरी पर दुश्मनों की मुख्य सेना ने उनका रास्ता रोक लिया। यह एक सीधी लड़ाई थी। दुश्मन के सेनापति, जो खुद खजाने के पीछे थे, ने राजा वीरेंद्र को चुनौती दी। यह खजाना अब हमारा होगा राजा, दुश्मन सेनापति ने कहा। अगर तुम में हिम्मत है तो इसे ले लो, राजा वीरेंद्र ने जवाब दिया। युद्ध शुरू हुआ। राजा वीरेंद्र और सेनापति अरुण ने अपनी सेना के साथ दुश्मनों को घेर लिया। रानी काव्या ने रणनीति तैयार की और सैनिकों को दिशा निर्देश दिए। उनकी चतुराई और राजा की ताकत ने मिलकर दुश्मनों को मात दी। युद्ध जीतने के बाद राजा और रानी खजाने को सुरक्षित अपने राज्य ले आए। वहां प्रजा उनका इंतजार कर रही थी। यह खजाना अब हमारे राज्य के भविष्य को उज्जवल बनाएगा, राजा ने कहा। साध्वी मीरा ने खजाने की पवित्रता की पुष्टि की और खजाने को राज्य के कल्याण के लिए उपयोग करने का संकल्प लिया गया। राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने न केवल खजाने को सुरक्षित किया, बल्कि अपनी प्रजा के विश्वास और सम्मान को और मजबूत किया। उनकी साहसिक यात्रा एक प्रेरणा बन गई। इस तरह उनकी यह अद्वितीय कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। खजाने के राज्य में पहुंचने के बाद राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने यह सुनिश्चित किया कि इसका उपयोग प्रजा की भलाई के लिए हो। लेकिन साध्वी मीरा ने एक चेतावनी दी। यह खजाना केवल धन नहीं है, इसमें छिपे रहस्यों को समझना आवश्यक है। यदि इसे ठीक से उपयोग नहीं किया गया तो यह विनाश का कारण भी बन सकता है। रानी काव्या ने खजाने में रखी चमचमाती मणि को ध्यान से देखा। उस पर कुछ अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे। राजा ने आदेश दिया कि इस मणि को राज्य के विद्वानों और ज्योतिषियों द्वारा अध्ययन के लिए रखा जाए। खजाने के आने के बाद राज्य में समृद्धि का वातावरण बन गया। नई नहरें, सड़कें और स्कूल बनने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। 8 रात के समय राज्य के अलग अलग हिस्सों में रहस्यमय प्रकाश दिखाई देने लगा। 2 राज्य की सीमाओं पर दुश्मनों के छोटे छोटे दल दिखाई देने लगे। 3 विद्वानों ने रिपोर्ट दी कि मणि के चिन्ह प्राचीन भाषा में लिखे गए हैं, जो किसी गुप्त शक्ति का संकेत देते हैं। राजा और रानी समझ गए कि खजाने का रहस्य अब और गहरा हो गया है। साध्वी मीरा ने खजाने में से एक पुराना ग्रंथ निकाला, जो मणि के साथ रखा गया था। ग्रंथ में लिखा था, यह मणि वह शक्ति है जो न केवल राज्य को समृद्ध बना सकती है, बल्कि इसे विनाश के कगार पर भी ले जा सकती है। इसका असली उपयोग करने के लिए सत्य के द्वार खोलने होंगे। रानी काव्या ने तुरंत विद्वानों को बुलाया। उन्होंने बताया कि ग्रंथ में वर्णित सत्य के द्वार संभवतः किसी प्राचीन स्थान का संदर्भ है। राजा वीरेंद्र, रानी काव्या, सेनापति अरुण और साध्वी मीरा ने सत्य के द्वार की खोज शुरू की। उन्होंने राज्य के सीमांत पर स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर रुख किया, जहां मणि के चिन्ह से मिलते जुलते चिन्ह पाए गए थे। मंदिर में एक गुप्त दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए मणि की आवश्यकता थी। साध्वी मीरा ने मंत्रोच्चार किया और मणि को दरवाजे में रखा। अचानक दरवाजा खुल गया और अंदर एक सुरंग दिखाई दी। सुरंग के अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर वही प्राचीन भाषा उकेरी हुई थी। कक्ष के केंद्र में एक पेडेस्टल पर एक और मणि रखी थी, जो पहले से भी अधिक चमकदार थी।
ये दूसरी मणि है, रानी ने कहा। लेकिन इसे लेने का क्या अर्थ है? तभी कक्ष में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। दूसरी मणि लेने से पहले अपनी नीयत का प्रमाण दो। यह शक्ति तुम्हारी प्रजा के कल्याण के लिए होगी या तुम्हारे राज्य के प्रभुत्व के लिए? राजा और रानी ने जवाब दिया, हम इसे केवल अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करेंगे। आवाज ने कहा, तुम्हारा इरादा सही है, लेकिन इसे सिद्ध करना अभी बाकी है। जैसे ही उन्होंने मणि उठाई, कक्ष हिलने लगा। दीवारों पर उभरे चित्र जीवंत हो गए और राजा व रानी को उनकी नैतिकता की एक और परीक्षा देनी पड़ी। सत्य के द्वार ने राजा और रानी को एक और कठिन यात्रा के लिए तैयार किया। यह यात्रा न केवल उनके साहस बल्कि उनके दिल और दिमाग की ताकत की परीक्षा लेगी। दूसरी मणि को उठाने के बाद कक्ष अचानक शांत हो गया, लेकिन राजा वीरेंद्र, रानी काव्या और उनके साथ साध्वी मीरा और सेनापति अरुण के सामने दीवारों पर रहस्यमयी प्रकाश उभरने लगा। यह प्रकाश एक मार्ग दिखा रहा था जो गुफा के गहराई में और आगे ले जाता था। साध्वी मीरा ने ध्यानपूर्वक दीवार पर उकेरे गए शब्द पढ़े, दूसरी मणि सत्य और शक्ति का द्वार है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी का भार भी है। यदि इसे स्वार्थ के लिए उपयोग किया गया तो यह विनाशकारी हो सकती है। रानी काव्या ने कहा, हमें सावधानी बरतनी होगी। यह मणि जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। मणि के साथ जब वे कक्ष से बाहर निकले तो मंदिर के चारों ओर का वातावरण बदल चुका था। आसमान पर बादल घिरने लगे और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। साध्वी मीरा ने महसूस किया कि मणि की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। यह मणि केवल शक्ति नहीं है, साध्वी ने कहा, यह हमारे भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका हमें सीखना होगा। राजा वीरेंद्र ने तुरंत निर्णय लिया कि मणि को राज्य के सबसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए और अध्ययन किया जाए। जब मणि को राज्य के किले में लाया गया तो अचानक अप्रत्याशित घटनाएं शुरू हो गईं। 8 मणि के पास खड़े सैनिकों ने महसूस किया कि उनकी ताकत बढ़ गई है। दूसरे राज्य में फसलों की वृद्धि तेज हो गई और सूखे इलाकों में बारिश होने लगी। 3 लेकिन इसके साथ ही मणि के चारों ओर अजीब दृश्य भी प्रकट होने लगे, दुश्मन सेनाओं के झुंड और विनाश के संकेत। रानी काव्या ने कहा, यह मणि हमें न केवल समृद्धि दे रही है बल्कि चेतावनी भी दे रही है। यदि इसे संतुलित तरीके से नहीं संभाला गया तो यह हमारे लिए घातक हो सकती है। राज्य के विद्वानों और ज्योतिषियों ने मणि का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह मणि प्राचीन त्रिनेत्र शक्ति का हिस्सा है। यह शक्ति 3 मणियों से मिलकर बनती है। 1 सत्य मणि, जो भविष्य को प्रकट करती है। 2 शक्ति मणि, जो वर्तमान को नियंत्रित करती है। 3 संतुलन मणि, जो अतीत की गलतियों को सुधारने का अवसर देती है। दूसरी मणि शक्ति मणि थी। यह वर्तमान की घटनाओं को बदलने में सक्षम थी, लेकिन यदि इसका उपयोग असावधानी से किया गया तो यह अराजकता ला सकती थी। दूसरी मणि की शक्ति की खबर जल्द ही दुश्मन राज्यों तक पहुंच गई। राजा वीरेंद्र के सबसे बड़े शत्रु राजा ध्रुवसेन ने मणि को हासिल करने की योजना बनाई। राजा ध्रुवसेन ने अपने जासूसों को भेजा जो किले की सुरक्षा और मणि की स्थिति की जानकारी जुटाने लगे। उन्होंने एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। राजा वीरेंद्र ने निर्णय लिया कि मणि का उपयोग दुश्मनों से लड़ने में नहीं किया जाएगा। रानी काव्या ने सलाह दी, हमें इसकी शक्ति का उपयोग प्रजा की रक्षा के लिए करना चाहिए, न कि युद्ध के लिए। लेकिन एक रात जब दुश्मनों ने राज्य की सीमा पर हमला किया तो मणि ने अचानक अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। राज्य की सेना को अजीब सी ऊर्जा और साहस का अनुभव हुआ और वे दुश्मनों को आसानी से हरा सके। मणि हमारी मदद कर रही है, सेनापति अरुण ने कहा, लेकिन साध्वी मीरा ने चेतावनी दी, यह केवल तब तक मदद करेगी जब तक हमारा उद्देश्य सही है। यदि हमने लोभ या बदले की भावना से इसे इस्तेमाल किया तो यह हमें नष्ट कर देगी। विद्वानों ने खुलासा किया कि तीसरी और अंतिम मणि संतुलन मणि का पता लगाने के लिए उन्हें एक और यात्रा पर निकलना होगा। यह मणि न केवल राजा वीरेंद्र के राज्य को बल्कि पूरे क्षेत्र को संतुलन और स्थिरता प्रदान कर सकती थी। लेकिन यह मणि सबसे कठिन स्थान पर छिपी थी, एक भयानक और दुर्गम पर्वत के शिखर पर, जहां पहुंचना लगभग असंभव था। राजा और रानी ने तीसरी मणि की खोज का संकल्प लिया, लेकिन इस बार उनकी यात्रा और भी खतरनाक होगी। क्या वे इस चुनौती का सामना कर सकेंगे? क्या वे संतुलन मणि को खोजकर त्रिनेत्र शक्ति को पूर्ण कर पाएंगे? अध्याय 11 संतुलन की मणि की खोज। संतुलन की मणि का पता लगाने के लिए राजा वीरेंद्र, रानी काव्या, सेनापति अरुण और साध्वी मीरा ने प्राचीन ग्रंथों और विद्वानों की सहायता ली। ग्रंथों में लिखा था,
संतुलन की मणि पर्वतों की आत्मा में छिपी है, जहां केवल वही पहुंच सकते हैं जिनका दिल निस्वार्थ और मन दृढ़ हो। यह मणि एक दुर्गम पर्वत पर स्थित थी, जिसे काला शिखर कहा जाता था। काला शिखर तक पहुंचने के लिए खतरनाक रास्तों और कठोर मौसम का सामना करना पड़ता था, लेकिन सबसे बड़ा खतरा वह जादुई संरक्षक था जो मणि की रक्षा करता था। राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने राज्य की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद मंत्री को सौंप दी और एक छोटी टुकड़ी के साथ काला शिखर की ओर रवाना हुए। रास्ते में साध्वी मीरा ने प्रार्थना की और समूह का उत्साह बढ़ाया। यह यात्रा न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक लड़ाई भी है। हर कदम पर हमारी नीयत की परीक्षा होगी। काला शिखर से पहले दल को मोहक वन से गुजरना पड़ा। यह जंगल अपनी रहस्यमयी प्रकृति के लिए प्रसिद्ध था। यहां हर यात्री को उसकी सबसे बड़ी इच्छाओं का स्वप्न दिखाकर भटका दिया जाता था। जैसे ही दल जंगल के अंदर गया, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने अपनी सबसे गहरी ख्वाहिश दिखाई दी। राजा वीरेंद्र ने देखा कि उनका राज्य महानतम साम्राज्य बन चुका है। रानी काव्या ने देखा कि राज्य में हर कोई सुखी और सुरक्षित है। सेनापति अरुण ने अपनी वीरता के लिए अमरता का सपना देखा, लेकिन साध्वी मीरा ने चेतावनी दी, यह केवल माया है। इन सपनों का पीछा करना हमें असली लक्ष्य से भटका देगा। उन्होंने प्रार्थना और ध्यान से इन भ्रमों को दूर किया और जंगल को पार कर लिया। काला शिखर की तलहटी पर पहुंचने के बाद दल को भयानक बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा। तेज हवाएं और बर्फ के कारण आगे बढ़ना मुश्किल था। यह हमारी सहन शक्ति और दृढ़ता की परीक्षा है, रानी काव्या ने कहा। दल ने आपस में बंधकर एक दूसरे की मदद की। साध्वी मीरा ने अपनी औषधियों से शरीर को गर्म रखने में मदद की, लेकिन इस बाधा में कई सैनिक घायल हो गए। अंततः वे शिखर के करीब पहुंच गए। काला शिखर की चोटी पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल पत्थर का योद्धा खड़ा था। यह जादुई संरक्षक था, जिसे मणि की रक्षा के लिए बनाया गया था। संरक्षक ने गूंजती हुई आवाज में कहा, यह मणि केवल उन्हीं को मिलेगी जो न केवल साहसी हैं, बल्कि संतुलन और न्याय के प्रतीक हैं। यदि तुम योग्य नहीं हुए तो तुम्हें यहीं दफन होना पड़ेगा। संरक्षक ने राजा वीरेंद्र को एक सवाल दिया, यदि तुम्हें अपनी प्रजा और अपने परिवार में से किसी एक को बचाने का विकल्प दिया जाए तो तुम क्या चुनोगे? राजा वीरेंद्र ने कहा, मैं अपनी प्रजा को चुनूंगा। एक राजा के लिए उसका परिवार नहीं, बल्कि उसकी प्रजा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं दोनों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। संरक्षक ने रानी काव्या की बुद्धिमानी को भी परखा। तुम्हारे पास सत्ता और समृद्धि है, क्या तुम इसे सीमित कर दोगी ताकि दूसरों के पास भी समान अवसर हो? रानी ने उत्तर दिया, सत्ता का उद्देश्य दूसरों को सशक्त बनाना है, न कि उन्हें सीमित करना। मैं संतुलन और समानता के लिए इसे साझा करूंगी। राजा और रानी की निष्ठा और निस्वार्थता को देखकर संरक्षक ने उन्हें मणि सौंप दी। मणि को छूते ही पूरे शिखर पर प्रकाश फैल गया। साध्वी मीरा ने कहा, अब त्रिनेत्र शक्ति पूरी हो चुकी है। यह शक्ति तुम्हारे राज्य और इस दुनिया को संतुलन प्रदान करेगी, लेकिन इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना होगा। मणि के साथ राजा और रानी ने सफलतापूर्वक राज्य लौटकर त्रिनेत्र शक्ति को सक्रिय किया। इससे राज्य में स्थिरता, समृद्धि और शांति का युग शुरू हुआ। दुश्मन राज्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया और क्षेत्र में सभी का कल्याण सुनिश्चित हुआ। राजा वीरेंद्र और रानी काव्या की यह यात्रा इतिहास में दर्ज हो गई। उनका नाम न केवल एक योद्धा और बुद्धिमान शासक के रूप में, बल्कि संतुलन और न्याय के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। त्रिनेत्र शक्ति पूरी होने के बाद राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। खजाने में रखी तीनों मणियां, सत्य मणि, शक्ति मणि और संतुलन मणि, अब एक साथ चमक रही थीं। उनका तेज इतना प्रखर था कि ऐसा प्रतीत होता था मानो आसमान और पृथ्वी ने भी इसे महसूस किया हो। साध्वी मीरा ने मणियों को देखते हुए कहा, त्रिनेत्र शक्ति केवल एक धन और शक्ति का प्रतीक नहीं है, यह उन नैतिकताओं का भी प्रतिनिधित्व करती है जिनसे एक सभ्य समाज संचालित होता है। इसका इस्तेमाल केवल एक राजा ही कर सकता है जो न्यायप्रिय और निस्वार्थ हो। त्रिनेत्र शक्ति सक्रिय होते ही मणियों में छिपे रहस्यों का पर्दाफाश होने लगा। सत्य मणि ने राज्य के भविष्य की झलक दी। राजा वीरेंद्र ने देखा कि उनका राज्य आने वाले वर्षों में कला, विज्ञान और शिक्षा का केंद्र बन जाएगा। शक्ति मणि ने उन्हें वर्तमान की ऊर्जा और सीमाओं को दिखाया। इससे उन्हें समझ में आया कि कैसे वे अपने राज्य को बाहरी दुश्मनों और आंतरिक समस्याओं से बचा सकते हैं। संतुलन मणि ने अतीत की गलतियों और उनके सुधार का मार्ग दिखाया। राजा ने अपने पूर्वजों की त्रुटियों से सीख ली और नए कानून बनाए जो हर वर्ग के लिए न्यायपूर्ण थे।
रानी काव्या ने सुझाव दिया, हमें मणियों की शक्तियों का उपयोग केवल अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर करना चाहिए, अन्यथा यह शक्ति हमें लोभ की ओर ले जा सकती है। त्रिनेत्र शक्ति के सक्रिय होने की खबर चारों दिशाओं में फैल गई। इसने कुछ दुश्मनों को डराया तो कुछ को लालच में डाल दिया। दुश्मन राजा ध्रुवसेन, जो पहले ही अपनी हार मान चुका था, अब एक जादूगरनी से मिलकर मणियों को चुराने की योजना बनाने लगा। जादूगरनी, जिसे ताम्रलीना कहा जाता था, शक्तिशाली अंधकार की ऊर्जा का उपयोग करती थी। उसने ध्रुवसेन को चेतावनी दी, त्रिनेत्र शक्ति को छूना आसान नहीं है। यदि तुम्हारा उद्देश्य गलत हुआ तो यह तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। ध्रुवसेन ने अपनी सेना को तैयार किया और ताम्रलीना की काली जादुई शक्तियों के सहारे मणियों को हासिल करने के लिए राजा वीरेंद्र के राज्य पर हमला कर दिया। राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन इस बार युद्ध केवल भौतिक ताकत का नहीं था, यह नैतिकता और शक्ति के बीच की लड़ाई थी। रानी काव्या ने सेना का नेतृत्व करते हुए राज्य के अलग अलग हिस्सों में संदेश भेजा, यह केवल हमारे राज्य की रक्षा का सवाल नहीं है, यह त्रिनेत्र शक्ति के सही उपयोग का सवाल है, जो पूरे क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करती है। साध्वी मीरा ने त्रिनेत्र शक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया, जो ताम्रलीना की काली जादुई शक्तियों से मणियों की रक्षा कर सके। युद्ध के मैदान पर ध्रुवसेन और ताम्रलीना ने अपनी सेना के साथ हमला किया। ताम्रलीना ने एक विशाल अंधकार का घेरा बनाया, जो राज्य को अपनी चपेट में ले रहा था। राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने त्रिनेत्र शक्ति का आह्वान किया। त्रिनेत्र शक्ति सत्य, शक्ति और संतुलन का प्रतीक बनकर हमारे राज्य को इस अंधकार से बचाओ। मणियों ने संयुक्त होकर प्रकाश का एक ऐसा तेज उत्पन्न किया, जिसने ताम्रलीना की शक्तियों को खत्म कर दिया। ध्रुवसेन की सेना अंधकार में फंसकर भ्रमित हो गई और आत्मसमर्पण करने लगी। ध्रुवसेन को बंदी बना लिया गया और ताम्रलीना का जादू हमेशा के लिए समाप्त हो गया। त्रिनेत्र शक्ति ने न केवल राजा वीरेंद्र और रानी काव्या के राज्य को बचाया, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता और शांति का संदेश दिया। साध्वी मीरा ने मणियों को राज्य के गुप्त कक्ष में सुरक्षित रखा और कहा, त्रिनेत्र शक्ति का काम समाप्त नहीं हुआ है, यह केवल तभी सक्रिय होगी जब राज्य को इसकी सच्ची आवश्यकता होगी। राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने प्रजा की भलाई के लिए हर संभव कदम उठाए। उन्होंने शिक्षा, कला और विज्ञान को प्रोत्साहित किया, जिससे राज्य एक अद्वितीय केंद्र बन गया। उनकी यह कहानी न केवल उनके राज्य में, बल्कि दूर दूर तक प्रेरणा का स्रोत बन गई। राजा और रानी के नाम के साथ यह वाक्य अमर हो गया, जहां सत्य, शक्ति और संतुलन एक साथ होते हैं, वहां न केवल राज्य बल्कि पूरी दुनिया का कल्याण होता है। त्रिनेत्र शक्ति को गुप्त कक्ष में सुरक्षित रखा गया, लेकिन इसके प्रभाव धीरे धीरे राज्य के हर कोने में महसूस होने लगे। मणियों के प्रकाश से राज्य की भूमि उपजाऊ हो रही थी, नदियां साफ और भरपूर थीं और प्रजा में समृद्धि फैल रही थी। लेकिन साध्वी मीरा ने महसूस किया कि मणियों की शक्ति केवल बाहरी प्रकृति को नहीं, बल्कि मानव के भीतर के विचारों को भी प्रभावित कर रही है। जिन लोगों के इरादे शुद्ध नहीं थे, वे मणियों के प्रभाव से विचलित हो रहे थे। राज्य के कुछ मंत्रियों और दरबारियों में मणियों की शक्ति का लालच बढ़ने लगा। उन्हें विश्वास हो गया कि अगर वे इन मणियों का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करें, तो वे अपार शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दरबार में एक गुप्त सभा होने लगी, जिसमें मणियों को चुराने की योजना बनाई गई। इस योजना का नेतृत्व एक प्रभावशाली लेकिन भ्रष्ट मंत्री महादेव ने किया। महादेव ने एक रात मणियों के कक्ष में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन साध्वी मीरा द्वारा बनाए गए सुरक्षा चक्र ने उसे रोक दिया। यह शक्ति केवल सच्चे और न्यायप्रिय दिलों के लिए है, चक्र ने कहा। लेकिन महादेव ने हार नहीं मानी और राज्य में विद्रोह फैलाने की योजना बनाई। राजा वीरेंद्र और रानी काव्या को जल्द ही राज्य में अशांति की खबर मिली। कुछ हिस्सों में विद्रोह शुरू हो गया था और लोगों को भ्रमित किया जा रहा था कि त्रिनेत्र शक्ति केवल कुछ लोगों के हाथ में है। राजा वीरेंद्र ने कहा, यह समय केवल शक्ति का उपयोग करने का नहीं है। हमें प्रजा को समझाना होगा कि यह शक्ति उनके लिए है, लेकिन यह केवल उनके कल्याण के लिए उपयोग होगी। रानी काव्या ने सुझाव दिया कि राज्य में हर गांव और नगर में मणियों की शक्ति के महत्व और उनकी सीमाओं को समझाने के लिए एक अभियान शुरू किया जाए। महादेव ने राज्य के बाहर के दुश्मनों से मिलकर त्रिनेत्र शक्ति पर हमला करने की योजना बनाई। उसने एक पुराने जादूगर कृष्णार्क को ढूंढा, जो त्रिनेत्र शक्ति को नष्ट करने की विद्या जानता था। कृष्णार्क ने चेतावनी दी, त्रिनेत्र शक्ति को नष्ट करने का प्रयास करना अंधकार को बुलाने के समान है।
अगर यह शक्ति नष्ट हुई तो यह पूरे राज्य को तबाह कर सकती है। महादेव ने कहा, मैं इसे नष्ट नहीं करना चाहता, मैं इसे अपने अधीन करना चाहता हूं। जब महादेव और कृष्णार्क ने मणियों पर जादुई हमला किया तो त्रिनेत्र शक्ति ने खुद अपनी रक्षा शुरू कर दी। मणियों का तेज पूरे किले में फैल गया और यह शक्तियां सीधे राजा वीरेंद्र और रानी काव्या तक पहुंची। साध्वी मीरा ने चेतावनी दी, त्रिनेत्र शक्ति ने खतरे को भांप लिया है, अब यह निर्णय लेगी कि यह शक्ति किसके पास रहेगी। महादेव और कृष्णार्क ने राज्य पर हमला किया, लेकिन इस बार युद्ध केवल तलवारों और जादू का नहीं था, बल्कि मणियों की आत्मिक शक्ति ने भी हस्तक्षेप किया। मणियों ने राजा और रानी के साथ मिलकर उनके भीतर के गुणों, सत्य, शक्ति और संतुलन को सक्रिय किया। राजा वीरेंद्र ने अपने नेतृत्व और साहस से सेना का उत्साह बढ़ाया, जबकि रानी काव्या ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से दुश्मनों को मात दी। महादेव, जो अब त्रिनेत्र शक्ति को अपने अधीन करने की कोशिश कर रहा था, मणियों के प्रकाश को सहन नहीं कर पाया। उसकी आत्मा में छिपे लोभ और अंधकार ने उसे कमजोर कर दिया। महादेव और कृष्णार्क को पराजित किया गया और राज्य में फिर से शांति बहाल हुई। त्रिनेत्र शक्ति ने एक बार फिर खुद को गुप्त कक्ष में समेट लिया। साध्वी मीरा ने कहा, त्रिनेत्र शक्ति ने साबित कर दिया है कि इसे केवल वे ही उपयोग कर सकते हैं जो निस्वार्थ और न्यायप्रिय हैं। ये मणियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इनका उपयोग केवल सबसे बड़ी आवश्यकता के समय करना चाहिए। इस जीत के बाद राजा और रानी ने राज्य के प्रशासन में सुधार किए। उन्होंने लोगों को सशक्त बनाया, न्याय और समानता की नींव रखी और राज्य को एक ऐसी जगह बना दिया जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिला। त्रिनेत्र शक्ति की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। अंतिम संदेश, सच्ची शक्ति केवल तब तक मूल्यवान है जब तक वह सभी के कल्याण के लिए उपयोग की जाती है। अध्याय 14। त्रिनेत्र शक्ति का अगला अध्याय राज्य में शांति लौट आई थी, लेकिन राजा वीरेंद्र और रानी काव्या के मन में यह सवाल गहराता जा रहा था कि त्रिनेत्र शक्ति केवल एक राज्य तक सीमित क्यों है। अगर इसकी शक्ति का सही उपयोग हो तो इससे पूरे संसार को लाभ हो सकता है। एक रात साध्वी मीरा ने राजा और रानी को गुप्त कक्ष में बुलाया। वहां मणियों की चमक मंद हो रही थी। मीरा ने कहा, त्रिनेत्र शक्ति स्थायी नहीं है, इसे हमेशा संतुलन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा केवल सच्चाई, निष्ठा और न्याय से आती है। अगर राज्य में या शासकों के दिल में अंधकार बढ़ेगा तो यह शक्ति नष्ट हो सकती है। राजा वीरेंद्र ने पूछा, इसका मतलब क्या है? क्या यह शक्ति हमें छोड़ सकती है? साध्वी ने उत्तर दिया, त्रिनेत्र शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह एक परीक्षा है। अगर तुमने इसे सही से संभाला तो यह तुम्हारे राज्य को युगों तक समृद्धि देगी, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो यह पूरे राज्य को खत्म कर देगी। इसी बीच एक दूर देश से संदेशवाहक आया। वह एक छोटे राज्य का दूत था जिसका नाम अरण्यगढ़ था। उसने राजा से विनती की, हमारे राज्य पर एक शाप लगा है, हमारी भूमि बंजर हो चुकी है, हमारी नदियां सूख रही हैं और हमारी प्रजा भूख से मर रही है। हमें त्रिनेत्र शक्ति की आवश्यकता है, कृपया हमारी मदद करें। रानी काव्या ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन साध्वी मीरा ने चेतावनी दी, त्रिनेत्र शक्ति का उपयोग किसी और स्थान पर करने के लिए इसे यहां से हटाना पड़ेगा, लेकिन इसका स्थान बदलने से इसकी शक्ति अस्थिर हो सकती है। यह एक बड़ा जोखिम होगा। राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने अपने मंत्रियों और विद्वानों के साथ सलाह मशविरा किया। आखिरकार उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अरण्यगढ़ की मदद करेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि त्रिनेत्र शक्ति को खतरा न हो, इसे किसी संरक्षक के साथ भेजा जाएगा। उन्होंने साध्वी मीरा को इस कार्य का नेतृत्व करने को कहा। मीरा ने कहा, यह कार्य कठिन होगा। हमें न केवल शक्ति की रक्षा करनी होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसे अरण्यगढ़ में सही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए। साध्वी मीरा, सेनापति अरुण और एक छोटी सेना ने मणियों को सुरक्षित रखते हुए अरण्यगढ़ की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया। 1. डाकुओं का हमला। मणियों की शक्ति का लालच आसपास के डाकुओं को अपनी ओर खींच रहा था। सेनापति अरुण ने बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला किया। 2. अरण्य का भूत या जंगल। जंगल में उनकी मुठभेड़ एक रहस्यमयी प्राणी से हुई जो मणियों को चुराने की कोशिश कर रहा था। साध्वी मीरा ने मंत्रों और प्रार्थनाओं से उसे हराया। जब वे अरण्यगढ़ पहुंचे तो वहां का दृश्य बेहद भयानक था। हरियाली खत्म हो चुकी थी, पानी की एक बूंद नहीं बची थी और लोग कुपोषित और बीमार थे। लेकिन साध्वी मीरा ने जल्द ही एक गहरा रहस्य उजागर किया।
वहां के राजा राजा दुष्यमंत ने अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए जादूगरनी अग्निरंजना की मदद ली थी। अग्निरंजना ने राज्य पर नियंत्रण पाने के लिए भूमि को शापित कर दिया था। साध्वी ने राजा से कहा, त्रिनेत्र शक्ति इस भूमि को तब तक पुनर्जीवित नहीं कर सकती जब तक यह राज्य शुद्ध न हो। तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और इस जादू से छुटकारा पाना होगा। राजा दुष्यमंत ने अपनी गलती स्वीकार की और साध्वी मीरा और सेनापति अरुण के साथ अग्निरंजना का सामना किया। जादूगरनी ने अरण्यगढ़ के महल में अंधकार का साम्राज्य बना रखा था। साध्वी मीरा ने त्रिनेत्र शक्ति का आह्वान किया। मणियों ने अपनी संयुक्त शक्ति से अग्निरंजना के जादू को कमजोर कर दिया, लेकिन जादूगरनी ने मणियों को चुराने का प्रयास किया। राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने अपने राज्य से संदेश भेजा, त्रिनेत्र शक्ति तभी अपना प्रभाव दिखाएगी जब इसे न्याय और सत्य के लिए उपयोग किया जाएगा। अंततः मणियों की शक्ति ने अग्निरंजना को समाप्त कर दिया और अरण्यगढ़ को उसके शाप से मुक्त कर दिया। त्रिनेत्र शक्ति की ऊर्जा से अरण्यगढ़ की भूमि पुनः उपजाऊ हो गई, नदियां बहने लगीं और राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा दुष्यमंत ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा। साध्वी मीरा ने मणियों को सुरक्षित रूप से वापस वीरेंद्र और काव्या के राज्य में पहुंचाया। मणियां वापस अपनी जगह पर चमकने लगी। साध्वी मीरा ने कहा, यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी करना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब कोई और विकल्प न हो। राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने पूरे क्षेत्र में शांति, समृद्धि और न्याय का संदेश फैलाने का बीड़ा उठाया। त्रिनेत्र शक्ति का उद्देश्य केवल शक्ति नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय का विस्तार करना है। त्रिनेत्र शक्ति के उपयोग से अरण्यगढ़ में शांति का माहौल कायम हो गया था, लेकिन राजा वीरेंद्र और रानी काव्या के राज्य में कुछ गहरे और छिपे हुए खतरे पहले से ही बढ़ रहे थे। कई महीनों तक शांति रही, लेकिन एक रात एक अजनबी व्यक्ति किले के दरवाजे पर पहुंचा, जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसने अपनी पहचान छुपाई, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता और रहस्य था। मेरे पास एक खतरा है जो केवल आप ही समझ सकते हैं, उसने कहा। अजनबी ने बताया कि एक नया और अदृश्य शत्रु, जिसे छाया कहा जाता है, राज्य की सीमा के भीतर घुस चुका है। यह शत्रु न केवल बल के प्रयोग से लड़ता है, बल्कि वह मानसिक रूप से भी लोगों को प्रभावित करता है। वह शक्ति की तलाश में है और उसे त्रिनेत्र शक्ति की सच्चाई का पता चला है। साध्वी मीरा ने चिंता व्यक्त की, यह शत्रु केवल बाहरी आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि यह हमारे भीतर की कमजोरियों, डर और इच्छाओं का शिकार करेगा। अगर यह सफल हो गया तो यह त्रिनेत्र शक्ति को भी नष्ट कर सकता है। राज्य में लोग धीरे धीरे असमंजस और भ्रम का शिकार होने लगे थे। जनता में अनबन और अविश्वास फैलने लगा और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि कोई गहरी शक्ति प्रकट हो रही है जो उनके दिलों में डर और संशय उत्पन्न कर रही है। राजा वीरेंद्र ने अपने दरबारियों से सुना, राज्य में अचानक से परिवर्तन क्यों आ गया है? हमारे लोग नकारात्मकता से घिरने लगे हैं। क्या कोई बाहरी शक्ति हमारे भीतर की अच्छाई को नष्ट कर रही है? साध्वी मीरा ने कहा, यह छाया की शक्ति है। यह किसी शारीरिक रूप में नहीं होती, बल्कि यह आत्मा और मन को प्रभावित करती है। हमें इस छाया को पहचानने और हर एक मनुष्य को बचाने की आवश्यकता है। राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने फैसला किया कि वे इस रहस्यमयी शत्रु का सामना करेंगे, लेकिन उन्हें पहले यह समझना था कि यह छाया कौन है और कैसे यह काम करती है। साध्वी मीरा, राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने एकजुट होकर छाया की शक्ति का सामना करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने राज्य के सबसे सशक्त और ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढा जो मानसिक शक्ति और आत्मबल से इस छाया का मुकाबला कर सके। यह व्यक्ति था ज्ञानेश्वर, जो एक महान तपस्वी था और उसके पास मानसिक और आत्मिक शक्तियों का गहरा ज्ञान था। वह बिना शारीरिक हथियार के छाया के जैसे मानसिक शत्रु का सामना कर सकता था। ज्ञानेश्वर ने बताया, छाया वह शक्ति है जो हमारे भीतर के अंधकार को उजागर करती है। यह केवल डर, संदेह और हताशा को फैलाती है। यह हमारी इच्छाओं, गलतियों और बुरे इरादों को बढ़ावा देती है। राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने ज्ञानेश्वर से मार्गदर्शन लिया और छाया का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने छाया से निपटने के लिए एक मंत्र, सिद्धि शक्ति का इस्तेमाल करने की योजना बनाई, जो मन की एकाग्रता और सकारात्मकता को बढ़ाती थी। राजा और रानी काव्या ने छाया की शक्ति को महसूस किया जब एक अंधेरे बादल ने राज्य के आकाश को ढक लिया। इस बादल ने न केवल आकाश को काला किया,
बल्कि उसने सभी मनुष्यों में डर और शंका का बीज बो दिया। ज्ञानेश्वर ने कहा, यह छाया का पहला हमला है। हमें इसे रोकने के लिए अपने अंदर की नकारात्मकता को हराना होगा। राजा और रानी ने अपने अंदर की ताकत और अच्छाई को एकत्रित किया और सिद्धि शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने अपने दिलों को शुद्ध किया और एकजुट होकर अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत किया। छाया ने अस्थायी रूप से आक्रमण किया, लेकिन उनके सकारात्मक बल और एकजुटता ने उसे विफल कर दिया। ज्ञानेश्वर ने कहा, यह केवल शुरुआत है। छाया हमारे अंदर की कमजोरियों को पहचान कर हमला करेगी, लेकिन अगर हम अपने भीतर विश्वास बनाए रखें तो हम इसे हरा सकते हैं। कुछ दिन बाद राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने एक रहस्यमयी पुस्तक पाई, जो छाया के बारे में कुछ अजीब जानकारी दे रही थी। पुस्तक में लिखा था कि छाया एक प्राचीन आत्मा है जो किसी बार सामूहिक रूप से बन चुकी थी। वह त्रिनेत्र शक्ति को नष्ट करने के लिए अपने रास्ते पर थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर त्रिनेत्र शक्ति सही तरीके से नहीं उपयोग की जाती तो यह दुनिया का संतुलन बिगाड़ सकती है। साध्वी मीरा ने कहा, यह शक्ति केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह सामूहिक मानसिकता की शक्ति है। हम इसे हर व्यक्ति के अंदर से जागरूकता और सत्य के माध्यम से हरा सकते हैं। छाया ने एक अंतिम प्रयास किया जब उसने राज्य के सबसे बड़े महल पर अंधकार का एक घेरा बना दिया। इस बार छाया ने न केवल राज्य की भूमि पर हमला किया, बल्कि हर व्यक्ति की आत्मा को प्रभावित करने का प्रयास किया। राजा वीरेंद्र, रानी काव्या, ज्ञानेश्वर और साध्वी मीरा ने अपनी मानसिक शक्ति और सिद्धि शक्ति के द्वारा छाया का मुकाबला किया। यह एक भीषण मानसिक संघर्ष था, जहां प्रत्येक व्यक्ति ने अपने भीतर की नकारात्मकताओं और डर को हराया। एकजुटता, सत्य और विश्वास की शक्ति ने अंततः छाया को हराया। छाया के अंत के बाद राज्य में शांति वापस लौटी। राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने राज्य को फिर से एक नई दिशा दी। उन्होंने प्रजा को आत्मबल और सकारात्मकता का महत्व समझाया। ज्ञानेश्वर ने कहा, याद रखें, सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर ही है। अगर आप अपने भीतर के डर, संदेह और गलतियों से मुक्त हो जाएं, तो आप किसी भी अंधकार को हर सकते हैं। शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की होती है, और जब हम अपने भीतर की अच्छाई और सत्य से जुड़ते हैं तो कोई भी छाया हमें हरा नहीं सकती। हम आशा करते हैं आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इसी तरह की और भी अच्छी और मनोरंजक वीडियोस को आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।